अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे सूबों में, कई सारे राज्यों में मास्टर की भर्ती, टीचर की भर्ती आई हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में आने वाला है। तो अगर उर्दू टीचर हमें बनना है तो हमें उसकी पढ़ाई तो करनी होगी। तो उसको पढ़ाई करने के लिए हमने आपके लिए लाया है मास्टर वर्ल्ड। अपना मास्टर वर्ड लाया है जिसमें हम आपको उर्दू ज़बान पढ़ाएंगे। इस उर्दू ज़बान को हम पूरा आपको मुकम्मल कराएंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। ये लगभग 2 से ढाई महीने चलेंगे और ये 2 से ढाई महीने में मैं आपको पूरा हर चीज़ पढ़ाऊँगा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे तारीख़ ज़बान उर्दू। सबसे पहले अपनी उर्दू ज़बान की तारीख़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उर्दू का तारीख़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद हम उर्दू का ग्रामर पढ़ेंगे, फिर उर्दू को नज़्म व नसर पढ़ेंगे, फिर शोरा और अदीब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे, तारीख से हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और इस हद तक प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल हवा हवा ही हो जाए, बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठे तो बिल्कुल उड़ाते हुए चलें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्लास, तारीख ज़बान उर्दू। हमारा आज का पहला क्लास है। तो सबसे पहले हम तारीख ज़बान उर्दू में हम ये देखेंगे कि ये ज़बान जो है कहाँ से शुरू हुआ और इस ज़बान से कैसे कैसे निकला, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद हम इसको डिटेल में भी पहुँचेंगे। ठीक है, हम इसको डिटेल में पहुँचेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे तारीख ज़बान उर्दू, यानी उर्दू की तारीख पढ़ेंगे। तो उर्दू को जो माहिरीन लिसानियात हैं, जिन्होंने तारीख लिखा है, उन्होंने ज़बान को, सिर्फ उर्दू की नहीं, सारे ज़बान को 8 हिस्सों में, मुख्तलिफ 8 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला सामी, दूसरा हिंद चीनी, तीसरा द्रविड़ी, चौथा मुंडा, पाँचवा अफ्रीकी, छठा अमेरिकी, सातवां मलयाई और आठवां हिंद यूरोपी। तो हमें यहाँ पे हिंद यूरोपी पढ़ना है, ना हमें सामी पढ़ना है, ना हमें हिंद चीनी पढ़ना है, ना हमें द्रविड़ी पढ़ना है, ना मुंडा पढ़ना है, ना अफ्रीकी पढ़ना है, ना अमेरिकी और ना ही मलयाई। हमें पढ़ना है हिंद यूरोपी। ठीक है। तो अब हिंद यूरोपी जब हम पढ़ेंगे तो हिंद यूरोपी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला कदीम हिंद आर्याई, दूसरा वस्त हिंद आर्याई और तीसरा जदीद हिंद आर्याई। माहिरीन लिसानियात ने, इसको मैं पीछे पूरा लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लें, सिर्फ समझते रहिए। माहिरीन लिसानियात ने ज़बान को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 8, इतना याद रखना है, ये चीज़ हमेशा आएगा। ज़बान को कितने, ज़बान को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, याद रहे। उसके बाद हिंद यूरोपी को 3 हिस्सों में, हिंद ज़बान को 8 हिस्सों में, 8 हिस्सों में से एक है हिंद यूरोपी, और हिंद यूरोपी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तीसरा में से ये पहला है हिंद, कदीम हिंद आर्याई। अब ये कदीम हिंद आर्याई को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पहला दौर और दूसरा दौर में। तो पहले दौर में सिर्फ संस्कृत पढ़ाया जाता है, दूसरे दौर में अदिची, प्राची और मध्य प्रदेशी को रखा गया है। उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई आया, इसमें प्राकृत रखा गया है। वस्त हिंद आर्याई में प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत आपने सुना होगा, प्राकृत वो जबान है जिसमें गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेश दिया था। प्राकृत जबान में ही उपदेश दिया था। जिन्होंने तारीख पढ़ी है हिंदुस्तान की तारीख, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है हिंदुस्तान का, वो जानते हैं अच्छे से। तो प्राकृत को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला शोरसेनी, दूसरा महाराष्ट्री, तीसरा मगधी, चौथा अर्ध मगधी और पांचवा पेशवाची। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये यहाँ तक ही रहेगा। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब इसके हम डिटेल में जाएंगे इसके हिंद, जदीद हिंद आर्याई के। जदीद हिंद आर्याई से सिर्फ निकला है अपभ्रंश। अब यही अपभ्रंश से हमारा उर्दू जबान निकला है। तो एग्जाम में पूछेगा कि उर्दू जबान किस जबान से निकला है, तो यहाँ पे अपभ्रंश आएगा, अपभ्रंश भी आएगा और खड़ी बोली भी आएगी। इसके बाद खड़ी, अपभ्रंश से ही खड़ी बोली निकली है।
तो ऑप्शन में जो होगा आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ज़बान को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, 8 हिस्सों में से एक है हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। बहुत खिचड़ी हो गया। और फिर जदीद हिंद कदीम हिंद आर्याई को 2 हिस्सों में, पहला दौर और दूसरा दौर। और उसके बाद पहला दौर में संस्कृत हमने पढ़ा को रखा गया था, दूसरे दौर में अदिची, प्राची और मध्य प्रदेशी को। उसके बाद दूसरा दौर में वस्त हिंद आर्याई में प्राकृत को रखा गया है। प्राकृत में आएगा शोरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी, अर्ध मगधी और पेशाची। उसके बाद जदीद हिंद आर्याई में अपभ्रंश आएगा और हम आगे अपभ्रंश का बहस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, आगे चलते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो तारीख ज़बान उर्दू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़बान कहते किसे हैं। तो ज़बान वह आवाज़ है जिससे इंसान अपना ख्याल व एहसास को जाहिर करता है। मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं अपने एहसास को आपको जाहिर कर रहा हूँ। तो ज़बान वह आवाज़ है जिससे इंसान अपना ख्याल व एहसास को जाहिर करता है। हमेशा ज़बान को एक ज़ुमरे में रखा जाता है, इसलिए इसको लिसानी ख़ानदान कहा जाता है। यानी ज़बान को एक जैसे ज़बान को एक जगह रखा जाता है और इसे लिसानी ख़ानदान कहते हैं। ठीक है, ज़बान ज़मान व मकान के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं, अलग अलग होती हैं, और इनको सूती और सर्फ़ी खुसूसियात की बिना पर लिसानियात ने इन्हें 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 8 ख़ानदान में बांटा गया है। किसको? लिसानियात ज़बान को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किसको? ज़बान को। पहला हमने बताया था सामी, हिंद यूरोपी, द्रविड़ी, मुंडा, अफ्रीकी, अमेरिकी, मलयाई और हिंद यूरोपी। यहाँ पे हिंद यूरोपी दिया है, यहाँ पे हिंद यूरोपी नहीं, यहाँ पे हिंदी चीनी होगा। आप लोग यहाँ पे चीनी लिख लेना। ठीक है, तो हमें ना हिंद सामी पढ़ना है, ना हिंद चीनी पढ़ना है, ना द्रविड़ी पढ़ना है, ना मुंडा पढ़ना है, ना अफ्रीकी पढ़ना है, ना अमेरिकी पढ़ना है, ना मलयाई पढ़ना है। हमें पढ़ना है तो हिंद यूरोपी पढ़ना है। हम बहस करेंगे हिंद यूरोपी, क्योंकि हिंद यूरोपी से ही उर्दू ज़बान आगे चल के हिंद उर्दू ज़बान निकला है। तो उर्दू और हिंदी दोनों ज़बान किससे निकले हैं? हिंद यूरोपीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू और हिंदी दोनों ज़बान हिंद यूरोपीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ही उर्दू और हिंदी दोनों ज़बान का पैदावार है। दोनों का पैदावार कहाँ है? हिंदुस्तान ही है। हिंदुस्तान में यह ज़बान अपने इर्तिकाई दौर में हिंद ईरानी से गुजर कर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार करते हैं। हिंद आर्याई ज़बान में यूरोप ख़ानदान से निकला है। अच्छा, हिंद आर्याई ज़बान या हिंद यूरोपीय ज़बान कहते किसे हैं? वही अगर हम आगे पढ़ेंगे चल के। हज़रत ईसा से 1500 साल यानी अर्स है, यहाँ पे अर्ज लिख दिया, अरसा पहले कबल आर्यों ने हिंदुस्तान में दाखिल हुए। यानी अगर हम हिंदी में जाने तो 1500 साल पहले, लगभग आज से 3500 साल पहले, और ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 1500 साल पहले जो आर्य थे वो हिंदुस्तान में आए थे। कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया मतलब जो आज का दौर, आज का हमारा जो ईरान, इराक और उसके पीछे के जो क्षेत्र आते हैं, वहाँ से आते हैं सब। ठीक है, तो ये जो आर्य हैं, जो आज खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं, ये असल में कहाँ से आए थे? ये हिंद यूरोपीय हैं, ये आए थे मध्य एशिया से। अच्छा जी, इनके आने से पहले हिंदुस्तान में द्रविड़ कौम मौजूद थी। हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ कौम थी। उस वक्त यहाँ पे द्रविड़ी कौम थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। उसके बाद जब आर्य हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने द्रविड़ को हटाया और यहाँ पे अपना राज शासन शुरू किया। और द्रविड़ जो है वो चले गए कहाँ? दक्कन में। ठीक है, आर्यों के हाथ द्रविड़ों की शिकस्त हुई और द्रविड़ों की बड़ी तादाद दक्कन में जाके पनाह ली और शिमाली हिंदुस्तान पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, आर्य जैसे जैसे इस मुल्क में फैलते गए, मकामी बोलियों के अल्फाज इनके ज़बान में शामिल होते गए और उनका ज़बान खालिस ना रह सका। देखिए, कहीं भी लोग
एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अपने एहसास को ज़ाहिर करते हैं, और धीरे धीरे जब फैलते हैं तो धीरे धीरे उनकी ज़बान को भी वो अपना कुछ ना कुछ इख्तियार कर लेते हैं। उनकी रहन सहन, उनकी बोल चाल में बहुत ज़्यादा असर होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि सोहबत साले तेरा साले कुनत, सोहबत तौले तेरा तौले कुनत। यानी अगर आपकी अच्छी सोहबत होगी तो आप अच्छे बनोगे, अब बुरे सोहबत होगी तो बुरे बनोगे। यानी जैसा आपका सोहबत रहेगा आप अपनी सोहबत में ढलोगे। तो यहाँ मतलब वही है कि आर्य जैसे जैसे फैलते गए और यहाँ के मकामी ज़बान में वो ज़बान को शामिल करते गए। संस्कृत में यहाँ की मकामी ज़बान जो है शामिल होती गई और ज़बान के कई सारे शक्ल निकलते गए। आर्यों को यह बात पसंद आई क्योंकि उनकी ज़बान अब खराब हो रही थी। उन्होंने अपनी ज़बान को मुनज़्ज़म करने के लिए यानी सही करने की कोशिश की और अपनी ज़बान में सिर्फ वही अल्फाज बाकी रखे जो टकसाली थे, गोया हर जगह बोले जाते थे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़बान में छटैया शुरू की और सिर्फ खास खास बातों को ही, ज़बान को ही जारी रखा, जिसे टकसाली कहते थे। ठीक है, लेकिन यह ज़बान बहुत फ़रोग हासिल न कर सका और कुछ मखसूस लोग तक यानी पंडितों तक ही महदूद रह गया। जो संस्कृत ज़बान थी, अब ये सब लोग बोलना नहीं चाहते थे कोई, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़बान ही बोलते हैं ना, जिनको जो हमारी मादरी ज़बान होती है, जो पैदावार जहाँ हमारी है, हम अपनी गाँव की भाषा ही ज़्यादातर बोलते हैं। इसीलिए लोग जो पढ़े लिखे होते थे वही वही संस्कृत बोलते थे। अब पढ़ता कौन था? सिर्फ पंडित। ठीक है, सिर्फ पंडित पढ़ते थे, बाकी किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस जमाने में पढ़ने का अधिकार किसके पास था? सिर्फ पंडितों के पास। इसलिए अब इनका जबान ज़्यादा फैल नहीं पाया। आगे चलते हैं, हिंदुस्तानी ज़बान के ख़ानदान। अब हिंदुस्तान की ज़बान के कितने ख़ानदान हैं, चलिए पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में हिंद आर्यई ज़बानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैंने अभी पिछले बताया था, कदीम हिंद आर्यई, वस्त हिंद आर्यई और जदीद हिंद आर्यई। जो कदीम हिंद आर्यई है, इसका जो दौर था ये 1500 ईसा कब्ल से लेकर 500 ईसा कब्ल तक था। यानी आज से 3500 साल से लेकर आज से 2500 साल तक कदीम हिंद आर्यई बोला गया था। कदीम हिंद आर्यई में कौन कौन सा ज़बान था? संस्कृत था। ठीक है, उसके बाद आया कदीम हिंद आर्यई। कदीम हिंद आर्यई को 2 हिस्सों में बांटा गया था, पहला दौर और दूसरा दौर। तो पहला जो दौर में जो था, हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आप जितना है उतना पढ़ते रहिए। कदीम हिंद आर्यई को 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक इसका दौर चला। उसके बाद वस्त हिंद आर्यई था, ये 500 से लेकर 1000 तक चला। जब इसका दौर खत्म हुआ तो इसका दौर चला, फिर 500 से लेकर 1000 तक चला। अब दौर चल रहा है इसका जदीद है का, जो 1000 साल से लेकर अब तक चल रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कदीम हिंद आर्यई। तो कदीम क्योंकि अभी चल रहा है, कदीम हिंद आर्यई। कदीम हिंद आर्यई को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पहला दौर और दूसरा दौर, हमने पीछे पढ़ा था। इसे वैदिक संस्कृत दौर भी कहते हैं। पहला दौर को वैदिक संस्कृत दौर कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ संस्कृत बोला गया था। इस दौर में 4 वैदिक यानी चारों वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद का निर्माण हुआ था, लिखा गया था। चारों वेद किस दौर में? पहले दौर में। पहला दौर कब से कब था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। जैसे गुरु नानक ऋग्वेद शामिल वेद, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसे ग्रंथ शामिल थे। इससे पहला दौर शुरू होता है। इस दौर में खालिस हिंद आर्यई ज़बान का ही इस्तेमाल होता था, जिसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है कदीम हिंद आर्यई। हमने कदीम हिंद आर्यई क्यों पढ़ा था? तो इसका दूसरा दौर में पढ़ा था हमने। दूसरे दौर में चंद चीज़ ज़बानें हिंद आर्यई ज़बान में शामिल होने लगी। मैंने बताया था कि जैसे जैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे जगह बदलते हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को ढालते हुए चलते हैं। तो जब 1000 साल गुजर गया तो 1000 साल तो बहुत बड़ा मुद्दत होता है।
एक 1000 साल के बाद जब इसका दौर शुरू हुआ, 500 से लेकर 500 तक, 500 से लेकर 1000 तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, जब इसका दौर शुरू हुआ दूसरे दौर का, तो उस टाइम बोला गया था, नहीं, इसका जो दौर था ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो इस टाइम जो इस दौरान जो बदला था, ये दूसरे दौर में हिंद चंद जबानें आर्याई जबान में शामिल हो गए, जैसे अदिची, मध्य प्रदेशी और प्राची। अब अदिची यह जबान शामिल मगरबी हिंद के इलाका में बोली जाती थी। अदिची कहाँ बोली जाती थी? शमाल मगरिब हिंदुस्तान के। देखिए एग्जाम में पूछता है कि अदिची जबान किस क्षेत्र में, किस इलाके में बोली जाती थी, तो ये जबान याद रखें, जबान शमाल हिंदुस्तान में बोली जाती थी। अदिची शमाल हिंदुस्तान। आपको इसको शमाल मशरिक मगरिब शमाल जनूब नहीं पता है, वो याद कर लें। मशरिक कहते हैं पूरब को, मशरिक, मगरिब कहते हैं पश्चिम को, शिमाल कहते हैं उत्तर को, और जनूब कहते हैं दक्षिण को। तो ये हमेशा ये चीज़ याद रखें, क्योंकि आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। अदिची के बाद हुआ था मध्य प्रदेशी। यह ज़बान मध्य प्रदेश के इलाके में बोली जाती है। मध्य प्रदेशी आसान है, मध्य प्रदेशी ज़बान है, तो ये महिला कहाँ बोली जाएगी? मध्य प्रदेश में ही बोली जाएगी। उसके बाद आता है प्राची। यह ज़बान अवध के इलाके में बोली जाती थी। देखिए अवध, यह ज़बान देशी बोलियों में मिलकर अपना वजूद खो चुकी थी। इसकी वजह से मगरबी हिंदुस्तान के आर्ययी इसको हकारत की नज़र से देखते थे। अवध क्षेत्र जो है, आप सोचेंगे ये अवध कौन सा क्षेत्र है? अवध हमारा जो पूर्वी हिंद उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जो मशरकी उत्तर प्रदेश है, जिसमें हम लोग इलाहाबाद, बनारस ये सब आता है, ये अवध का क्षेत्र था। लखनऊ जो आता है ये अवध का क्षेत्र था। तो इस अवध में प्राची बोली जाती थी। ठीक है, और मगध कहा जाता है बिहार को, यानी मगध पटना वाले क्षेत्र को, बिहार को मगध कहा जाता था, और हमारे क्षेत्र को अवध कहा जाता था, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को। उसके बाद आता है वस्त हिंद आर्याई। वक्त के साथ जबान में कई बदलाव होते गए और वस्त हिंद आर्याई आते आते संस्कृत यानी हिंद आर्याई जबान अब तक प्राकृत जबान में बदल चुकी थी। यानी प्राकृत जबान, यानी अब प्राकृत जबान आ गया था, किसका दौर आ गया था? गौतम बुद्ध का दौर आ गया था, क्योंकि गौतम बुद्ध बहुत सारे अपने जो उपदेश हैं किसमें दिए थे? प्राकृत जबान में ही दिए थे। ठीक है, प्राकृत को फितरी जबान के नाम से भी जाना जाता है। इस दौर तक हिंद आर्याई जबान को सिर्फ खास लोग ही बोला करते थे। आवाम अब प्राकृत जबान का इस्तेमाल करती थी। यानी जो पढ़ेगा वही तो शुद्ध बोलेगा ना, शुद्ध जबान, और जो पढ़ेगा ही नहीं तो धीरे धीरे अपने इलाकाई जबान में ढलता चला जाएगा। तो जो खास लोग थे, जो पंडित थे, वही पढ़ते थे, बाकी लोग को पढ़ने का अधिकार दिए नहीं थे, तो यही पढ़ते थे, और उनकी ज़बान क्या थी? संस्कृत रह गई थी। बाकी सबकी ज़बान बिगड़ चुकी थी। तो बिगड़ी हुई ज़बान अब क्या बन गई थी? प्राकृत ज़बान बन गई थी। इस अहद की प्राकृत की 5 नुमाया शक्लें थी। अब प्राकृत की 5 नुमाया शक्लें बन गई थी। पहला महाराष्ट्रीय प्राकृत, दूसरा शोरसेनी प्राकृत, तीसरा मगधी प्राकृत, और चौथा अर्ध मगधी प्राकृत, और पांचवा पेशाची प्राकृत। अब हम ये जानेंगे कि ये सब बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती थी। सबसे पहले हम जानेंगे महाराष्ट्रीय प्राकृत। प्राकृतों में सबसे पहले मराठी की कवायद मरतब हुई है। इसमें नज्म नस्र का कीमती सरमाया मिलता है। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में बोली जाती थी, ये नाम से ही पता चल रहा है। शोरसेनी, यह मरकजी मथुरा का जबान था। शोरसेनी कहाँ का था? मथुरा की जबान था, जो हमारा आगरा मथुरा का जो क्षेत्र है वहाँ का जबान था शोरसेनी। यह मथुरा की जबान थी। संस्कृत में आला तबके के बाद अगर किसी प्राकृत का दर्जा था तो वह यही जबान थी। किसका? शोरसेनी। संस्कृत के बाद कोई अच्छा माना जाता था तो शोरसेनी मानना चाहता था प्राकृत की। उसके बाद तीसरा आता था मगधी प्राकृत।
इसका मरकजी जुनूबी बिहार था। मगध मैंने कहा ना, अवध हमारे पूर्वी भारत का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और मगध, अवध और मगध दोनों मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अवध पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध बिहार। इसका मरकज जुनूबी बिहार था। आर्यों को इस इलाके की निगाह से इसका मरकज जुनूबी बिहार था। आर्य इसको हकारत की निगाह से देखते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था यहाँ की ज़बान, और बिहारियों को उस दौर से बहुत हकारत की निगाह से देखा जाता था। सोचिए, आज भी देखा जाता है, तभी तो कई राज्यों से इन्हें भगाया जाता है। संस्कृत ड्रामों में ऊंचे तबके के किरदारों के मुकालमे इसी जबान में लिखे गए हैं। लेकिन आगे मगध चलकर बहुत तरक्की किया था और बहुत बड़े बड़े राजा हुए थे यहाँ से। उसके बाद आया था अर्धमगधी। हमने मगधी प्राकृत पढ़ा, उसके बाद आएगा अर्धमगधी। अर्धमगधी में यह अवध और मशरिक उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। अवध और मशरिक उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, यानी हमारे जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के आधा उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। यह तमाम प्राकृत में सबसे कदीम है। इसमें अशोक की तालीमात का भी चर्चा मिलता है, यानी अशोक जो है, जो अशोक की शिलालेखें मिली हैं, ज़्यादातर किसमें मिली हैं? अर्धमगधी ज़बान में मिली। इसका रिवाज इस ज़माने के शाही खानदानों में भी रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अशोक ने लिखा है तो शाही खानदान से होगा ही। इसमें नज्म व नस्र दोनों मिलते हैं। मगरबी हिंदुस्तान के रहने वाले इसे प्राच्य कहा करते थे। मगरबी हिंदुस्तान में रहने वाले इसे प्राच्य कहा करते थे। उसके बाद आता है पेशाची प्राकृत। पांचवा है पेशाची प्राकृत। यह जबान कश्मीर और पंजाब के इलाके में बोली जाती थी। संस्कृत में पेशाची भूत को कहा जाता है। पेशाच यानी भूत को कहा जाता है संस्कृत में। पेशाच के माने कच्चा गोश्त खाने वाले भी होते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हमारा ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम आएगा अपभ्रंश पढ़ेंगे कल, यानी हम लोग अपभ्रंश पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले चीज को हमने पढ़ा था तारिक ज़बान उर्दू, इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमने तारिक ज़बान उर्दू पढ़ा था। तारिक ज़बान उर्दू को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 8 हिस्सों में। 8 हिस्सों में से एक हिंद यूरोपी है। हिंद यूरोपी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का दौर कितना था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। वस्त हिंद आर्याई का दौर क्या था? 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक था, और जदीद का 1000 से अब तक है। ठीक है। उसके बाद जदीद हिंद आर्याई को अपभ्रंश बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे अपभ्रंश कल अपने क्लास में। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, इसे कई बार रिवाइज करते रहिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और टीचर बनने का मज़ा लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।